हेलो बच्चों, कैसे हो? और सब बढ़िया? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखो, कल हमने बात की थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में, और फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। और हमने कहाँ तक कराई थी कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एन प्रोपिल बेंजीन की जगह आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है। इसका जो आइसोप्रोपिल बेंजीन का नाम है, साधारण नाम क्यूमीन है। क्या नाम है बच्चों? क्यूमीन। और ये कैसे बनी थी मैंने बताया था। क्या आपको पता है पहले पद में क्या हुआ था? AlCl3 जो लुईस अम्ल है वो एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है और AlCl4- के रूप में बाहर निकल जाता है और मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ? कार्बोकैटायन का। आप सभी जानते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यदि अभिक्रिया के दौरान कोई भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ है और उसमें पुनर्विन्यास होकर 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना होती है, तो पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन में उसको क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा होता है। और यदि उसमें 3 डिग्री पुनर्विन्यास होकर 3 डिग्री कार्बोकैटायन में वो परिवर्तित हो रहा है तो उसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यदि 3 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उत्पाद का निर्माण 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ही कर देते हैं, जैसे मैंने कल किया था। और मैं बताता हूँ कैसे किया था, दोबारा से उसको कैसे किया था देखेंगे दोबारा से। कि ये बेंजीन, इसकी अभिक्रिया मैंने एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराई थी बच्चों। किसके साथ कराई थी? एन प्रोपिल क्लोराइड के साथ। और लुईस अम्ल जो लिया था निर्जल AlCl3। क्या लिया था? निर्जल AlCl3। तो देखो, बनना तो क्या चाहिए था? एन प्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि HCl यहां से निकलेगा। कहां से निकलेगा? और क्या बनेगा? यहां से ये बॉन्ड बनेगा, यहां से CH2 और CH3, CH2 और CH3। इसका जो नेम है वो है एन प्रोपिल या 1 प्रोपिल या एन प्रोपिल बेंजीन। साधारण नाम ही लिख दें इसका, एन प्रोपिल 1 बेंजीन। एन प्रोपिल 1 बेंजीन अर्थात पहली पोजीशन पर क्या है? बेंजीन प्रतिस्थापी। क्या है? बेंजीन प्रतिस्थापी, या इसका जो नाम ले सकते हैं हम एन प्रोपिल बेंजीन। देखो, ये उत्पाद नहीं बनता है, इस उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो फिर सर किस उत्पाद का निर्माण होता है? वो समझेंगे आप किस उत्पाद का निर्माण होता है। बच्चे क्या करते हैं कि यहां से H निकाला, यहां से Cl निकाला और बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करा देते हैं। यह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किस एल्किल ग्रुप द्वारा कर दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसका रीजन है। रीजन क्या है? देखो, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये अपना एन प्रोपिल क्लोराइड है। क्या है बच्चों? एन प्रोपिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में, और ये कैसा है? निर्जलीय। कैसा है? निर्जलीय। आपको पता है ये लुईस अम्ल है। क्या है? लुईस अम्ल।
और इसका एक p ऑर्बिटल वैकेंट है या खाली है, p ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट है। और लोइस अम्ल किसकी तरह, लोइस अम्ल क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ये पूरा एटम ही क्या करे, Cl माइनस के रूप में बाहर आ जाए, और Cl माइनस के रूप में बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, AlCl4 माइनस। और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसलिए कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और ये Cl माइनस को लेकर गया है तो इसलिए इस पर क्या चार्ज आया, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। यहाँ देखिए जो कार्बोकैटायन है मध्यवर्ती, ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कितने डायरेक्ट जुड़े हुए परमाणु हैं, 1, कितने हैं, 1, इसलिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री है प्राथमिक कार्बोकैटायन। देखो प्राथमिक कार्बोकैटायन क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है। पुनर्व्यवस्थित कैसे होता है, ये कार्बोकैटायन प्राइमरी या प्राथमिक, और आपको पता है इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये क्या करता है, H माइनस के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्राइड का विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्राइड का विस्थापन। और इस हाइड्राइड का जब विस्थापन होगा, देखो बच्चों यहाँ से H माइनस के रूप में जा रहा है, किसके रूप में जा रहा है, H माइनस के रूप में। जब H माइनस के रूप में जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये H माइनस के रूप में जा रहा है तो एक चीज देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो देखेंगे क्या बनेगा, CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर गया है इसलिए क्या उत्पन्न हुआ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्या उत्पन्न हुआ, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ CH2 पॉजिटिव था और H नेगेटिव आ गया तो दोनों क्या हो गए, उदासीन, और एक H3 यहाँ पर क्या हो गया, जुड़ गया। और यहाँ देखिए अब ये जो कार्बोकैटायन है, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, या इसी को बोलते हैं द्वितीयक कार्बोकैटायन। क्या, कैसा कार्बोकैटायन है, द्वितीयक कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बन एटम पर पॉजिटिव जो चार्ज उपस्थित है, ये नजदीकी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन एटम को 2 डिग्री कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन एटम या द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और इसे कहते हैं प्राथमिक कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बोकैटायन। और आप खुद जानते हो, आप जानते हो 11th में पढ़कर आए हो कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोकैटायन। यदि 11th का याद नहीं हो तो इसको याद कर लेना कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी रहता है, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी रहता है। देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें पुनर्विन्यास हुआ है, अर्थात यह जो अवकारक है इसमें पुनर्विन्यास होकर के, पुनर्व्यवस्थित होकर के अधिक स्थायी उत्पाद में क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है, अधिक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हुआ है। और आप अब बताइए क्या इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, नहीं, क्योंकि इधर लेकर जाएंगे यदि H माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो वही 1 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, 1 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या कर लिया, पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास के बाद क्या प्राप्त कर लिया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन की अभिक्रिया हमको किससे करानी है, बेंजीन रिंग से, बेंजीन वलय से। वो कैसे कराएंगे, देखो अभी मैं बताता हूं कैसे कराएंगे। देखो इधर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन जिसे कहते हैं आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, क्या नाम है बच्चों इसका, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। आप सभी को पता है ये बेंजीन रिंग में 3 क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड इधर चले जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव जो चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे, क्या कर दे, आक्रमण कर दे। चूंकि इधर से बंद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसमें अनुनाद होगा,
और एक H+ के निष्कासन के बाद किसका निर्माण होगा, क्यूमीन या मैं बोल दूं आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है। और यहाँ पर एन प्रोपिल बेंजीन की बजाय आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन या बोल दूं मैं क्यूमीन, साधारण नाम क्या है, क्यूमीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट इसी की और रिएक्शन की बात करता हूं, जिससे आपकी ये रिएक्शन की जो क्रियाविधि है वो आसानी से समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। वो किसकी हम बात कर रहे हैं, देखो कि जब बेंजीन की अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे, देखो ये बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया मैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर तृतीयक कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं तृतीयक, और 4 कार्बन ब्यूट और 1 वैलेंसी फ्री इल, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल, और ये क्या है, बेंजीन। तो किसका निर्माण होता है, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन का निर्माण होता है। ये क्या है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तृतीयक से, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल, और Cl क्या है, क्लोराइड, Cl क्या है, क्लोराइड। और इस तृतीयक को हम शॉर्ट में T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं टर्सरी, टर्सरी का मतलब भी तृतीयक ही होता है, टर्सरी का मतलब भी तृतीयक ही होता है। अब इसकी हम क्रियाविधि की बात करते हैं कि ये उत्पाद कैसे बना इस अभिकारक द्वारा। अब इसकी हम क्रियाविधि की बात करते हैं। क्रियाविधि की बात करेंगे से पहले देखो, ये जो अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होती है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा संपन्न होती है। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। वो कैसे होती है, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, क्या है बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हम निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। लुईस अम्ल कौन सा है, निर्जल AlCl3। आपको पता है कार्बन और हेलोजन, कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, Cl की। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकलेगा और Cl- के रूप में बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने से पहले यहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ है AlCl3। आप AlCl3 का अष्टक देखेंगे, अष्टक देखेंगे तो देखेंगे एक बॉन्ड में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। क्या इसका अष्टक पूर्ण है, मैं कह सकता हूँ इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, अर्थात इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको पता है इसका एक p ऑर्बिटल, इसका एक जो ऑर्बिटल है वो खाली रहता है, क्या रहता है, खाली रहता है, और यहाँ पर ये Cl- इस ऑर्बिटल में आकर के इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्या बनता है AlCl4, और माइनस चार्ज किस पर आ जाता है, एल्युमिनियम पर, क्या आ जाता है, एल्युमिनियम पर। तो देखो बाहर क्या निकलता है, ये जो Cl- है इस लुईस अम्ल के साथ क्रिया करता है, आपको इधर भी देखेंगे दोबारा से, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Cl की तरफ, तृतीय कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, Cl की तरफ। तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, और कमी होगी तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बनिक प्रजाति, पॉजिटिव चार्ज युक्त कार्बनिक प्रजाति क्या कहलाती है बच्चों, कार्बोकैटायन कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बोकैटायन। तो देखेंगे ये कार्बोकैटायन बना कि नहीं बना, और क्या बाहर निकलेगा, AlCl4- के रूप में बाहर निकला।
और इसी को कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं बच्चों? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? आप सभी जानते हैं कि बेंजीन रिंग में 3-3 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? 3-3 पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। 3-3 पाई बॉन्ड उपस्थित होने के कारण ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और देखेंगे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम की तरफ क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। आप देखेंगे इस कार्बन एटम की तरफ क्या होंगे? ट्रांसफर। तो जिधर ट्रांसफर होंगे उधर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। एक चीज देखिए, इस कार्बन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके भी तो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इस कार्बोकैटायन के कार्बन पर क्या करता है? आक्रमण करता है बच्चों। क्या करता है? कार्बोकैटायन के कार्बन पर आक्रमण करता है। और देखो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग और यहां पर ये CH3 और CH3। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए यहां पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। और ये मैंने बॉन्ड ऐसे ही प्रदर्शित कर दिए। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। क्यों? यहां पर देखो प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। हमने हाइड्रोजन से छेड़खानी तो नहीं की है, हाइड्रोजन से छेड़खानी तो नहीं की है। तो देखो यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस कार्बन एटम पर, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, उस कार्बोकैटायन या तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर क्या करेगा? आक्रमण कर देगा। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर आक्रमण कर देगा। अब यहां पर देखिए बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता डिस्टर्बेंस हुई है। और आप सभी जानते हो कि प्रकृति में एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो सबसे अधिक स्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों? सबसे अधिक स्थायी रहते हैं। एक चीज बताइए, अधिक स्थायित्व को कम स्थायी की तरफ कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। आपको यदि सुख सुविधाएं बढ़िया मिल रही हैं और एक आपको ऐसा है कि दुख मिले, कहाँ रहना पसंद करोगे? जहाँ सुख सुविधाएं आसानी से मिले, बढ़िया मजा आए, वहाँ रहना तो पसंद करेंगे। बढ़िया खाना पीना मिले, ऐसा तो नहीं दूसरी जगह वहाँ चले जाएं जहाँ सूखी रोटी मिले और कुछ सोने होने के लिए कुछ नहीं, झाड़ियों में पड़े रहें। तो हर इंसान या हर कोई एलिमेंट कहाँ रहना चाहता है? जहाँ उसकी स्टेबिलिटी हो। कहाँ हो? क्या हो? स्टेबिलिटी हो या स्थायित्व हो। तो यहाँ देखिए जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे अधिक स्थायी रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? सबसे अधिक स्थायी रहते हैं। और यहाँ एरोमेटिसिटी बेंजीन रिंग की या बेंजीन वलय की क्या हुई है? नष्ट हुई है। तो ये क्या करेगा? दोबारा से अपनी एरोमेटिसिटी को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। वो कैसे करेगा? कि सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। आपको पता है रेजोनेंस, अनुनाद, क्या पाया जा रहा है यहाँ पर? अनुनाद। और अनुनाद किस में पाया जाता है? आपको सभी को पता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पर ये कार्बन है, ध्यान रखना। क्या है? कार्बन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या हो? डबल बॉन्ड हो। और यहाँ पर कोई हेटेरो एटम और सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। इन सभी में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। और इसको आप पढ़कर आए हैं 11th क्लास में। यदि इसमें समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर सकते हो। मैंने जो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पर, और स्कूल में आकर भी क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? इस कार्बन से जा रहे हैं। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है आपकी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए? यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब इनको मैं क्या करता हूँ? कंबाइंड लिख देता हूँ C, ये C। और CH3 कितने हैं? 3। तो मैंने क्या लिख दिया? 3। देखो 1 2 3 कंबाइंड लिख दिया क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है। और ये अपना हाइड्रोजन ही, ये अपना क्या है? हाइड्रोजन। ध्यान रखना ये जो पहला पद होता है ये स्लो स्टेप होता है, जिसे कहते हैं धीमा पद। और यह जो पद होता है यही वेग निर्धारण पद होता है। अर्थात अभिक्रिया की दर को क्या करता है बच्चों? निर्धारित करता है कि अभिक्रिया द्वितीय कोटि की या प्रथम कोटि की या तृतीय कोटि की है। और यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। एक तो कार्बोकैटायन, एक बेंजीन रिंग। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 2।
और यह जो स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, इसे RDS स्टेप या कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद के नाम से जाना जाता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारण पद के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ देखिए ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, आपको पता है ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इधर ये हाइड्रोजन, इधर कार्बन और CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या पाया, अनुनाद। इसको ध्यान से रखना, ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप या पहला पद। और इन तीनों का अनुनादी जो संकर होता है, ये तीनों अनुनादी संरचना है इसकी, और तीनों का अनुनादी जो संकर होता है यह स्पीशीज होती है। इसका नाम ही अलग है, कुछ मैं जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट नेम। ये CH3 का होल थ्राइस, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। इसको कहते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, सिग्मा संकुल। क्या नाम है इसका, सिग्मा संकुल, या इसी को कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं बच्चों, एरिनियम आयन, या इसी का एक और नाम है व्हीलैंड मध्यवर्ती। क्या नाम है बच्चों, व्हीलैंड इंटरमीडिएट या व्हीलैंड मध्यवर्ती। इस व्हीलैंड मध्यवर्ती की एक खासियत है कि इसमें एक कार्बन एटम को छोड़कर, एक कार्बन एटम को छोड़कर, रिंग में एक कार्बन एटम को छोड़कर सभी जो कार्बन एटम है वो sp2 संकृत अवस्था में रहते हैं। कैसे, देखो आप इनमें सभी में देखेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन एटम का जो संकरण है वो क्या है, sp3 है। लेकिन इस कार्बन की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, और इस कार्बन एटम की बात करें, सभी का संकरण क्या रहता है, sp2 संकरण रहता है। क्या रहता है बच्चों, sp2 संकरण रहता है। दोबारा से समझेंगे एक बार, ये पहले पद का आपको कंप्लीट होता है, पहला पद और सेकंड पद स्टार्ट होगा, मैं उसको बताऊंगा, पहले इसको दोबारा से समझेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग पर खूब भरपूर मात्रा में, ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, इधर ट्रांसफर होते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बंद के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति क्या है, कार्बोकैटायन पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और यहाँ पर ये किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अनुनादी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। देखो फिर यहाँ कार्बोकैटायन है, ये क्या है बच्चों, कार्बोकैटायन। आपको पता है अनुनाद क्या पाया जा रहा है इसमें, अनुनाद, और जितना ज्यादा अनुनाद होता है उस यौगिक का स्थायित्व भी क्या रहता है, उतना ही ज्यादा रहता है। क्यों रहता है कि किसी भी रिंग में जितनी ज्यादा, या किसी भी रिंग हो या कोई एल्किल ग्रुप सीधी श्रृंखला हो, उसमें जितनी ज्यादा, या मैं बोल दूं किसी भी प्रजाति में जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं, उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, उस यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। क्योंकि जितनी ज्यादा संरचनाएं पाई जाएंगी, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं पाई जाएंगी, और अनुनादी ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी, अनुनादी ऊर्जा बाहर निकलेगी, और ऊर्जा जब बाहर निकलेगी तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्थायित्व, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, क्या होता है, स्थायित्व। और देखो इन तीनों का जो अनुनादी संकर है, अनुनादी संकर का मतलब यह है कि ये जो संरचना है, ये जो वलय है, ये जो प्रजाति है, इन तीनों के गुणों को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है, तीनों के गुणों को प्रदर्शित कर रही है। इसको कहते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन या व्हीलैंड मध्यवर्ती। इसमें एक खासियत है कि एक कार्बन एटम का, इस वलय में एक कार्बन एटम का संकरण sp3 होता है, और उसके अलावा सभी कार्बन एटम का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूं, तो ऊपर से इसको मिटाता हूं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो एरिनियम आयन है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या व्हीलैंड मध्यवर्ती है, ये पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहां पर भी आ रहा है, इस कार्बन पर भी आ रहा है, इस कार्बन पर भी आ रहा है, इन सभी कार्बन पर एकांतर क्रम में आ रहा है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज इन सब कार्बन पर क्या हो रहा है, डिलोकिलाइज, या बोल दूं विस्थानीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, विस्थानीकृत हो रहा है। इस विस्थानीकरण के कारण ही क्या होता है, स्थायित्व बढ़ता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पर्सन है, यदि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े तो वो हालत खराब हो जाती है। यदि उन दुखों को हम
थोड़ा थोड़ा सभी के लिए बांट दिया जाए, थोड़ा थोड़ा सभी के लिए बांट दी जाए, मान इतना दुख तेरे लिए, इतना दुख तेरे लिए, तो वो आसानी से सहन कर लेंगे, आसानी से सहन कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ इनका सिस्टम है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यदि एक कार्बन एटम पर ही छोड़ दिया जाए, मान तेरे पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी रखनी है, तो तन फन हो जाएगा, मान यार मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं नहीं करूँगा ये काम, मान सभी को बराबर बराबर बांट दे तो मैं भी राजी हो जाऊंगा इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है सभी कार्बन के लिए क्या कर दिया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, समान रूप से वितरण कर दिया जाता है। देखो अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप जो होता है सबसे पहले तो ये फास्ट स्टेप होता है। कैसा होता है बच्चों, फास्ट स्टेप होता है, तेजी से संपन्न होता है, अभिक्रिया की जो दर है इस पर निर्भर नहीं करती है। और सेकंड स्टेप में ये H+ के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। और उत्पाद के रूप में आप देखेंगे क्या था, ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ से फिर क्या आया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और क्या बना, देखो क्या बना, ये बन गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। और एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता दोबारा से इस यौगिक ने क्या कर ली, प्राप्त कर ली, दोबारा से क्या कर ली बच्चों, प्राप्त कर ली। और दोबारा से प्राप्त कर ली तो इसका स्थाई दोबारा से बढ़ गया, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए ये जो बेंजीन वलय हैं या ये जो बेंजीन वलय युक्त जो यौगिक होते हैं वो एरोमेटिक, या मैं बोल दूं सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि रिएक्शन भी करा दी और स्टेबिलिटी भी प्राप्त कर ली, रिएक्शन भी संपन्न हो गई और स्टेबिलिटी भी प्राप्त कर ली दोबारा से। तो ये क्या करते हैं, अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के कारण ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये रिएक्शन संपन्न होती है। चूंकि यहाँ यदि बात करें तो देखो इस बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप का क्या हुआ है, योग हुआ है या जुड़ा है, एल्किल ग्रुप का एडिशन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को बेंजीन की एल्किलीकरण अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। एक चीज देखिए, यहां से H+ निकल गया, क्या निकला, H+। और इससे पहले स्टेप की मैं बात करूं, इसको मिटाता हूं मैं, ये H+ और पहले स्टेप में क्या निकला था, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। और AlCl4 माइनस देखेंगे इसका क्या कार्य करता है, AlCl3 और ये Cl जोड़ रहा है, ई क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दोबारा से HCl और AlCl3 लोइस अम्ल का निर्माण करेगा। लोइस अम्ल दोबारा से रिएक्शन के दौरान काम आएगा और बाहर से हमको लोइस अम्ल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अभिक्रिया क्या होती रहती है बच्चों, चलती रहती है, अभिक्रिया चलती रहती है। तो मैं आशा करता हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्किलीकरण अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है, ये आपकी आसानी से समझ में आ चुकी होगी, आसानी से समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट में बात करता हूं, नेक्स्ट जो इनकी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनमें दूसरी है विलोपन अभिक्रिया। कौन सी है बच्चों, विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया क्या है, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलोपन नाम से ही पता चल रहा है, विलोपन, विलोप होना, गायब होना, विलोपन अभिक्रिया। कौन से नंबर की, दूसरे नंबर की। देखो विलोपन अभिक्रिया में मैं बात करूं, जैसे ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ये इसमें क्या होता है, किसी असंतृप्त अणु से, अर्थात जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, देखो ये बॉन्ड इधर जाता है और ये बॉन्ड इधर आता है। कैसे आता है कि कार्बन और क्लोरीन या क्लोराइड की विद्युत ऋणता की बात करें, क्लोराइड की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, जैसे लेता है पॉजिटिव चार्ज आता है।
पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करता है, H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, ये बॉन्ड इधर जाता है और ये बॉन्ड निकलता है, और किसका निर्माण होता है, एथीन का। और बाहर क्या निकला, एक H और एक Cl। क्या बाहर निकला बच्चों, एक H और एक Cl। इसको कहते हैं एथीन। क्यों कहते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन। और इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोएथेन। क्या नाम होगा बच्चों, 1 क्लोरोएथेन। अब इसको समझेंगे, क्या परिभाषा हो गई इसकी, क्या परिभाषा हो गई। परिभाषा ये है कि जब बेकार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी असंतृप्त अणु से संतृप्त अणु का निर्माण होता है, दोबारा से, बेकार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 परमाणु या समूहों के निष्कासन, बेकार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी असंतृप्त समूह से, दोबारा से सुनेंगे, बेकार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी असंतृप्त समूह से 2 परमाणु, कितने परमाणु, 2 परमाणु या समूहों का निष्कासन होकर, 2 परमाणु या समूहों का निष्कासन होकर संतृप्त यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, संतृप्त यौगिक का निर्माण होता है, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोबारा से, बेकार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी संतृप्त अणु से 2 परमाणु या समूहों का निष्कासन होकर, या विभिन्न परमाणु या समूहों का निष्कासन होकर असंतृप्त अणु का निर्माण होता है, असंतृप्त अणु का निर्माण होता है, क्या कहलाती हैं, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो यहां जो वर्ड आ रहे हैं असंतृप्त और संतृप्त, क्या हो रहा है, संतृप्त और असंतृप्त। ये असंतृप्त है क्योंकि असंतृप्त यौगिक जिन्हें कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और संतृप्त उसे कहते हैं जिनमें एकल बंध पाए जाते हैं। तो सभी इसमें क्या, एकल बंध। संतृप्त किसका निर्माण हो रहा है, असंतृप्त अणु का निर्माण हो रहा है, असंतृप्त अणु का निर्माण हो रहा है। तो देखो ये अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और इन अभिक्रियाओं में इनको हम कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है। एक तो होती हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, विहाइड्रोजनीकरण। दूसरी जो होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण, और तीसरी जो होती है बिहेलोजनीकरण। कैसी होती है बच्चों, बिहेलोजनीकरण। और अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर भी ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। जैसे SN1 SN2 पढ़ी थी, ऐसे ये अभिक्रिया होती है E1 और E2, जिसे कहते हैं एकाणुक विलोपन। और दूसरी जो होती है द्विअणुक विलोपन। कैसी होती है, द्विअणुक विलोपन। और ये आपके यहाँ पर अभी है नहीं है, नेक्स्ट आएगी तब इसको समझा देंगे। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर की है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो विलोपन जो अभिक्रिया हैं वो 3 प्रकार की, विहाइड्रोजनीकरण, बिहेलोजनीकरण, लेकिन क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होते हैं, E1 और E2, एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। देखो विहाइड्रोजनीकरण क्या है, जब किसी यौगिक से या जब किसी अणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु ही बाहर निकलें। क्या निकलें, हाइड्रोजन परमाणु। बी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, बी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। अर्थात जब दोनों क्या निकलते हैं बाहर, हाइड्रोजन निकलते हैं, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, बी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलो मतलब हेलोजन। एक तो हेलोजन परमाणु बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा, अर्थात मैं बोल दूं HX बाहर निकलेगा, इसलिए इसको विहाइड्रोहेलोजनीकरण या इसी अभिक्रिया को इन सभी को कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। और मुख्यतः बीटा विलोपन में इसका ही अध्ययन किया जाता है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण क्या है, देखो
ये कोई हेलोजन परमाणु, ये H। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। इसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन का विलोपन होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इस अभिक्रिया को इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकला, HCl। क्या बाहर निकला, HCl। तो एक हाइड्रोजन एक हेलोजन बाहर निकला, इसलिए इस अभिक्रिया को बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बी हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन का बाहर निकलना अर्थात एजेक्स का बाहर निकलना। नेक्स्ट हम बात करें बी हेलोजनीकरण। बी हेलोजनीकरण, बी मतलब बाहर निकलना, हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन, और दोनों ही क्या हों, हेलोजन परमाणु हों। क्या हों, हेलोजन परमाणु। जब दोनों ही हेलोजन परमाणु हों तो इसको क्या कहते हैं, बी हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमको अध्ययन करना है इस अभिक्रिया के बारे में, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो देखेंगे कैसे अध्ययन करेंगे और किसकी उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ध्यान रखना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो सिस्टम क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, मान लो ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड है, की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ की जाती है बच्चों, एल्कोहलिक KOH, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, और ये KOH कोई क्षार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन का विलोपन होकर और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होकर एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, एल्कीन का निर्माण होता है, अर्थात HCl के विलोपन से एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही हम बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, चूंकि इस अभिक्रिया में एक कार्बन से तो हाइड्रोजन का और दूसरे कार्बन से हेलोजन का विलोपन होता है, इसलिए अभिक्रिया को बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, बीटा कार्बन से किसका विलोपन होता है बच्चों, हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन के नाम से भी, बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, बीटा विलोपन या बिहाइड्रो हेलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, विलोपन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, इसमें क्या एग्जाम्पल क्या हैं। तो एक चीज देखिए यहां पर कि एक तो एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड। तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के क्रम की बात करें हम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता आपने SN1 रिएक्शन और SN2 में भी पढ़ी थी। SN1 में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्या थी, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। लेकिन SN2 में क्या थी, इसके रिवर्स, 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री से। ध्यान रखना कि SN1 SN2 अभिक्रिया में जलीय KOH या जलीय NaOH लिया था, लेकिन विलोपन अभिक्रिया में हम एल्कोहलिक KOH का उपयोग करते हैं। दोबारा से सुनेंगे कि मैंने प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जलीय KOH का उपयोग करते हैं, वहां एल्कोहल का निर्माण होता था, लेकिन यदि जलीय KOH या NaOH की जगह हम एल्कोहलिक KOH का उपयोग कर दें तो किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होगा, ना कि एल्कोहल का। तो एल्कोहल का निर्माण करने के लिए जलीय KOH लेते हैं, लेकिन एल्कीन का निर्माण करने के लिए एल्कोहलिक KOH का उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम की हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों? एल्किल हैलाइडों के क्रियाशीलता के क्रम की। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता में बात करें तो आपको पता है यदि हैलोजन परमाणु समान है, नंबर पहली कंडीशन यह है कि जब हैलोजन परमाणु क्या है? समान। तो हैलोजन परमाणु समान है तब उस स्थिति में इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव, अर्थात मैं बोल सकता हूँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील रहता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील रहता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो अधिक क्रियाशील रहता है मेथिल हैलाइड से। यदि हैलोजन परमाणु क्या है? समान। तो हैलोजन परमाणु समान है तो सबसे अधिक क्रियाशील 3 डिग्री रहता है, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री, और उससे कम क्रियाशील 1 डिग्री, और सबसे कम जो क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड रहता है। दूसरी कंडीशन, यदि एल्किल ग्रुप समान है, क्या है बच्चों? एल्किल ग्रुप समान है तो सबसे अधिक जो क्रियाशील रहता है RI रहता है, और उससे कम क्रियाशील RBr रहता है, उससे कम क्रियाशील RCl रहता है, और सबसे कम जो क्रियाशील रहता है एल्किल फ्लोराइड रहता है। क्या रहता है बच्चों? सबसे अधिक एल्किल आयोडाइड रहता है। क्यों रहता है? रहता यूं है कि जब आवर्त RD में आप फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ चलते हो, क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ चलते हो, और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं, तो साइज में या आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चों? आकार में वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि होने के कारण एल्किल ग्रुप और हैलोजन परमाणु के मध्य जो अतिव्यापन है वो दुर्बल होता है, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर जो अतिव्यापन है उसमें अतिव्यापन में कमी आती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है ऑर्बिटल का या कक्षक का साइज बढ़ जाता है, और ऑर्बिटल के साइज के बढ़ने के कारण अतिव्यापन कम हो पाता है, और अतिव्यापन कम होने के कारण ये बॉन्ड कैसा होता है? दुर्बल होता है, अर्थात RI जो बॉन्ड होता है कैसा होता है? दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण ये आसानी से टूट जाता है, और जब आसानी से टूट जाता है तो ये एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, उससे कम जो क्रियाशील रहता है एल्किल ब्रोमाइड रहता है, और उससे कम क्रियाशील एल्किल क्लोराइड रहता है, और सबसे कम क्रियाशील एल्किल फ्लोराइड रहता है। क्या रहता है बच्चों? एल्किल फ्लोराइड रहता है। तो दोबारा से सुनेंगे कि विलोपन अभिक्रिया में मैंने क्या क्या बताया। मैंने विलोपन अभिक्रिया में यह बताया कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, दारू के संग KOH लेमें, किसके संग? दारू के संग KOH, तो उस स्थिति में एल्कीन का निर्माण होता है, या HX के विलोपन के दौरान एल्कीन का निर्माण होता है। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का और अल्फा कार्बन से हेलोजन का, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का और अल्फा कार्बन से हेलोजन का विलोपन होता है, इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर विभिन्न एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो RI सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, RBr की तुलना में RBr RCl की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील रहता है, RCl RF की तुलना में क्रियाशील रहता है। यदि हैलोजन परमाणु समान है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री से ज़्यादा रहता है, और 1 डिग्री मेथिल हैलाइड से ज़्यादा रहता है। अब इसमें एक नियम का अध्ययन भी करते हैं। नियम क्या है? सेथ-जेफ नियम, सेथ-जेफ नियम, और वो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक चल रहा है, और सेथ-जेफ नियम भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। सेथ-जेफ नियम क्या है देखेंगे दोबारा से इसी विलोपन अभिक्रिया को। तो सेथ-जेफ नियम, सेथ-जेफ नियम, सेथ-जेफ नियम क्या है? मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं बच्चों सेथ-जेफ नियम क्या है। ये इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 2 पर आता है प्रतिस्थापन, इसलिए इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या है बच्चों? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहलिक KOH किसके साथ कराएं? एल्कोहलिक KOH। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, जब हैलोजन जिस कार्बन परमाणु पर जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन, और उसके नजदीकी जो कार्बन होते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉरी, बीटा कार्बन। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। अब यहां पर देखिए 2 बीटा कार्बन है। क्या है बच्चों? 2 बीटा कार्बन।
अब हाइड्रोजन को इससे निकालें कि इससे निकालें, और उत्पाद, दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है। कितने उत्पाद? दो प्रकार के उत्पाद। यदि मैं हाइड्रोजन को इससे निकालूं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर देगा बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकलेगा। यदि मैं हाइड्रोजन को इस कार्बन से निकालूं तो ये हाइड्रोजन इधर बंद के इलेक्ट्रॉन देगा, ये Br माइनस बाहर, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना, देखो मैं इसको बीटा डैश दे देता हूं, क्या? बीटा डैश। अब यहां पर उत्पाद बनने की संभावना जो है, एक तो ये उत्पाद बनेगा, देखो इसका जो नाम है 2-ब्यूटीन, क्योंकि इसका नंबरिंग करेंगे, 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ब्यूट 4 कार्बन के लिए 2 इन, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2-ब्यूटीन। एक चीज देखिए, ये तो बीटा डैश विलोपन के दौरान बनी है, जो यहां से हाइड्रोजन निकला और ये Br निकला, डबल बॉन्ड बन गया। यदि इस बीटा के विलोपन की मैं बात करूं तो यहां से हाइड्रोजन निकले और यहां से Br माइनस निकले, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, इसी को कहते हैं 1-ब्यूटीन। क्या कहते हैं बच्चों? 1-ब्यूटीन। तो यहां पर इसकी बात करें, मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है? ये दो प्रकार के उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन कौन सा उत्पाद ज्यादा बनता है, कौन सा कम बनता है? जो ज्यादा उत्पाद बनता है उसको मुख्य उत्पाद कहते हैं, और जो कम बनता है उसको सह उत्पाद कहते हैं। तो मुख्य उत्पाद जो 2-ब्यूटीन होता है और इसकी जो लब्धि होती है वो 81% होती है, और 1-ब्यूटीन जो होता है वो 19% होता है। कितने होता है? 19%। तो अब दोबारा से सुनेंगे कि जब 2-ब्यूटीन की अभिक्रिया या किसी एल्कीन की, या मैं बोल दूं कि जब किसी विलोपन अभिक्रिया के दौरान, दो या दो से अधिक उत्पाद बनने की संभावना होती है, जब किसी विलोपन अभिक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनने की संभावना होती है, तो उस स्थिति में वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, या वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें एल्किल ग्रुपों की संख्या या डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुपों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, और इसी उत्पाद को क्या कहते हैं? मुख्य उत्पाद कहा जाता है, या उसी उत्पाद को सेथ-जेफ उत्पाद के नाम से जाना जाता है। और अन्य जो उत्पाद है वो कितने प्राप्त होता है? कम उत्पाद प्राप्त होता है। दोबारा से सुनेंगे, जब किसी विलोपन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनने की संभावना होती है, तो उस स्थिति में वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें एल्कीन के कार्बन परमाणु से एल्किल ग्रुपों की संख्या या एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, और इसी उत्पाद को सेथ-जेफ उत्पाद के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 2-ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की अभिक्रिया जब एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है, तो दो उत्पाद का निर्माण होता है, 2-ब्यूटीन और 1-ब्यूटीन। इसमें 2-ब्यूटीन तो 81% होती है, जो कि मुख्य उत्पाद के रूप में होती है, और इसी को सेथ-जेफ उत्पाद कहा जाता है, जबकि 1-ब्यूटीन 19% प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखेंगे इसका सेथ-जेफ नियम का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना 3-4 एक, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। और दोबारा से बोल दूं भली मैं, जब किसी विलोपन अभिक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनने की संभावना होती है, तो वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन से एल्किल ग्रुपों की संख्या अधिक से अधिक उपस्थित होती है। डबल बॉन्ड के कार्बन से एल्किल ग्रुपों की संख्या, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुपों की संख्या अधिक से अधिक उपस्थित होती है, और इसी उत्पाद को सेथ-जेफ उत्पाद के नाम से जाना जाता है, और इस नियम को सेथ-जेफ नियम के नाम से जाना जाता है। देखो, और दोबारा से अब हम और बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है आपका? ये है
CH3 CH2 CH3 और Br। नाम क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2 ब्रोमो। दूसरी पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो और क्या है? 2 मैथिल। इधर से नंबरिंग करें, 2 पर ब्रोमो, 2 पर ही मैथिल। कार्बन परमाणु की संख्या क्या है? 4, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। और जब इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो इधर देखेंगे आप, ये तो अल्फा कार्बन है। कैसा कार्बन है बच्चों? अल्फा कार्बन। इसके पास वाले कार्बन बीटा कार्बन, और ये भी क्या है? बीटा कार्बन में बीटा डैश से रिप्रेजेंट किया। ये भी क्या है? बीटा कार्बन, इसको बीटा डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। तो देखो यहां से भी हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल सकता है, और इधर ये इधर से भी निकले, और इधर से भी ये तो ये दोनों समान उत्पाद प्राप्त होंगे। एक यहां से निकले, एक ये और ये। तो देखिए कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है? ये 2 मैथिल ब्यूटेन या 2 ब्यूटेन, 2 मैथिल 2 ब्यूटेन, ये तो क्या होता है? मुख्य उत्पाद। क्यों? यहां पर देखिए डबल बॉन्ड के कार्बन से एल्किल ग्रुपों की संख्या क्या है? मैथिल ग्रुपों की संख्या 2 है। यदि मैं हाइड्रोजन को यहां से निकालूं तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, क्या नाम है? 2 मैथिल ब्यूट 1 या 1 ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन। तो मुख्य जो उत्पाद होता है वो ये होता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक ही मैथिल ग्रुप है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कितने एल्किल ग्रुप हैं? 1 2 और 1 3, और यहाँ पर एक तो ये है, ये क्या है? एक ये है और एक ये है 2, और यहाँ पर 1 2 और 3। तो कितने एल्किल ग्रुपों की संख्या है? 3 एल्किल ग्रुपों की संख्या है, और 3 एल्किल ग्रुपों की संख्या के कारण ये जो उत्पाद है मुख्य उत्पाद बनता है, और ये जो उत्पाद है लघु उत्पाद होता है। क्या होता है बच्चों? लघु उत्पाद होता है। अर्थात यहाँ पर जो एल्कीन का निर्माण होता है वो सेत्सजेव नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है बच्चों? सेत्सजेव नियम के अनुसार होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना ये एल्कोहलिक KOH है। क्या है बच्चों? एल्कोहलिक KOH। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं बच्चों इसी जगह पर, इसी टाइम, नेक्स्ट डे।